अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। कैसे हैं आप? आपके घर में भी सब खैरियत से हैं? आज हम पेपर नंबर 1 की बुक नंबर 1 विच इज़ फार्मास्यूटिक्स वो पढ़ेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था वो था सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और आयोनाइजेशन। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या होता था? बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस, जो दो बाउंड्रीज़ के दरमियान, दो एनवायरनमेंट्स के दरमियान एक बाउंड्री होती है जो क्रिएट हो जाती है और वो एक दूसरे को पुल करती रहती हैं, वो सरफेस टेंशन होती है। विस्कोसिटी होती है किसी भी चीज़ का वो गारापन जो उसके फ्लो में असर अंदाज होता है, वो क्या कहलाता है? विस्कोसिटी। और थर्ड है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है कि आयंस का बनना, और ये जो पूरी की पूरी फंडामेंटल साइंस है आयंस की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, इसको आयनाइजेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे पीएच। पीएच क्या होता है? बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी कंसंट्रेशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देखेंगे या फिर अच्छा, हम देखेंगे किसी भी जो लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कितनी है, या हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको देखना पीएच कहलाता है। मतलब pH involves taking negative log of hydrogen ion concentration, negative log of hydrogen concentration is known as pH। ठीक है जी। The hydrogen ion concentration is usually expressed in mole per liter, in moles per liter। मोल्स पर लीटर में इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है? फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? आइए, एसिड के लिए होगा यही वाला, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, ये होगा फॉर एसिड के लिए। ठीक है। फॉर बेस क्या होगा? माइनस लॉग हाइड्रोक्सल आयन, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच। ठीक है जी। ये होगा हमारा हाइड्रोक्सल आयन के लिए। ठीक है जी। ये पी एच, ये पी ओ एच।
ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए। अच्छा, पीएच की वैल्यूज़ क्या होती हैं? पीएच होता तो मोल्स पर लीटर में है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ होती हैं फ्रॉम 0 to 6, 7, 8 to 14, मतलब नॉर्मली 0 to 14। अच्छा, ये 0 to 6 जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एसिडिक। कोई भी सोल्यूशन की वैल्यू अगर आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। अगर किसी की वैल्यू आती है 7, तो वो होगा न्यूट्रल। मतलब अगर किसी की वैल्यू 7 है, किसी की कंसंट्रेशन ये हमने वैल्यू फाइंड की है, तो वो 7 है, तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है और ना वो बेसिक है। और अगर किसी की वैल्यू आती है 8 to 14, तो इसका मतलब होगा कि दिस कंसंट्रेशन, दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है। अच्छा, जो 14 के जितना करीब होगा, जैसे 13 है, 12 है, वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। और जो 0 से जितना करीब होगा, जैसे 1, 2, तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। एक्सप्लेनेशन, पीएच ऑफ वाटर इज 7। तो पीएच, पानी की जो पीएच है वो 7 है, मतलब वाटर इज न्यूट्रल इन कंसंट्रेशन in pH, and it is considered to be the neutral. If pH is fall down from the 7, then the compound will called acidic। वही बात कि जो पानी है, वाटर, उसकी जो pH है, pH ऑफ वाटर इज 7, और इसको हम लोग क्या लेते हैं? 7 को न्यूट्रल। अच्छा, जब 7 से नीचे की तरफ जाएगी तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो बेसिक सोल्यूशन होगा। If the pH rises from 7, then the compound is called basic। वही नीचे बना हुआ जो मैंने आपको बताया है। डिटर्मिनेशन ऑफ pH। अच्छा, pH फाइंड कैसे करते हैं, उसको डिटरमिन कैसे करते हैं? बाय यूजिंग pH पेपर, बाय यूजिंग pH मीटर, बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। सबसे पहले pH मीटर क्या होता है? pH मीटर ये होता है कि हमारे पास एक पेपर होता है, उस पेपर को हम पानी सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। उस सोल्यूशन के अंदर जब डिप करते हैं तो उस सोल्यूशन का, उस पेपर का जो कलर आता है, उसको हम, ये जो मीटर हमारे पास होता है, जो इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर के साथ मैच करते हैं। जहाँ पर वो कलर मैच करेगा, वो वाला उस सोल्यूशन का पीएच होएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अच्छा, ये मैंने एक ना कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, उन बॉक्सेस के अंदर मैंने डिब्बे बना दिए हैं, ठीक है जी, और ऊपर नंबर लिख दिए, नीचे इनका मैं कलर लिखता हूँ। बिलफर्ज ये होता है रेड, ये पर्पल, ये ब्राउनिश रेड, ये फिर होगा थोड़ा सा लाइट रेड, ठीक है जी, पिंक कलर कह लें, रेड, पर्पल, ब्राउन, पिंक। उसके बाद पिंक के बाद आ जाएगा बिलफर्स, ये आ जाएगा ब्राउन, येलो, रेड, सॉरी येलो, ग्रीन, ब्लू, मजेंडा, ओरियन, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा ऑरेंज। उसके बाद ऑरेंज के बाद आप कर लें रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये कुछ कलर्स के नाम हैं। अच्छा, मेरे पास एक पेपर होगा, ठीक है जी, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, मुझे नहीं पता इस सॉल्यूशन का पीएच क्या है,
सॉल्यूशन का पीएच मुझे फाइंड करना है। अच्छा, मैं फाइंड कैसे करूंगा? मेरे पास एक पेपर होगा, ठीक है, वो इस तरह रोल बना होगा। उस रोल में से मैं थोड़ा सा पेपर लूंगा और उसको डिप कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर डिप कर दूंगा, इसमें डुबो दूंगा, डुबो के उसको बाहर निकालूंगा इस पेपर को। ये स्पेशल टाइप ऑफ पेपर आता है, इसको पीएच पेपर बोलते हैं। ये मार्केट से मिलता है, स्पेशल किस्म का होता है ये। अच्छा, जब इसको सॉल्यूशन के अंदर डुबो देंगे हम, तो डुबोने के बाद उसको बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा ड्राई करेंगे, एयर ड्राई। एयर ड्राई करने के बाद देखेंगे उसका कलर क्या है, उसका कलर क्या है। वो कलर को हम इस टेबल के साथ मैच करेंगे। बिलफर्ज उसका कलर आ जाता है ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन है मेरा ये वाला, मेरा पेपर का कलर जो है वो ग्रीन है, वो मैच किया ग्रीन के साथ। तो ग्रीन की पीएच है 9, तो मेरे इस सॉल्यूशन की पीएच भी हुई 9। समझ आ गई? ये पेपर टेक्निक क्या है, पेपर पीएच टेक्निक। तो मेरे सॉल्यूशन का कलर आया ग्रीन पेपर का, और सॉल्यूशन का फिर पीएच हुआ 9। और 9 जो अगर आप वहां देखेंगे तो 9 इज अ बेसिक पीएच, ठीक है। pH indicator are the organic substances which have tendency to change their color। pH इंडिकेटर जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपना कलर तब्दील कर सके। विथ चेंज ऑफ द कलर द सोल्यूशन इज येट दे आर प्रेजेंट। तो जो कलर वो चेंज करके जो कलर आएगा वो हमें ये बताएगा कि इसका पीएच क्या है। हम ये पीएच इंडिकेटर यूज क्यों करते हैं? टू डिटरमिन द टाइप ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये कंपाउंड जो है, ये सॉल्यूशन जो है, ये इसका पीएच क्या है, ये एसिडिक है, बेसिक है। टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द डिफरेंट सैंपल्स, तो डिफरेंट सैंपल्स के हमें डिफरेंट ये देखने पड़ते हैं कि इनका पीएच क्या है। टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंसेस, और देखना भी होता है बाज़ औक़ात कि इसमें कोई केमिकल है भी या नहीं है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, there are 3 fundamental type of indicators: acid base indicator, redox indicator, precipitation indicator। तो acid base क्या होते हैं? These are the indicator that change their color as we change the pH of the solution। तो ये वो वाले होते हैं जो ही जैसे कि हम कुछ हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उनको हम जो ही सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं ना, एक तो हमने बता दिया पेपर टेक्निक, पेपर को डाला, बाहर निकाला, खुश्क किया, जो उसका कलर आएगा वो पीएच बताएगा। सेकंड है कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं, उनको हम सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं। जो सॉल्यूशन का कलर आएगा वो उसको हम मीटर के साथ मैच कर लेंगे, वो हमारा पीएच बता देगा। सेकंड है रिडॉक्स इंडिकेटर। दीज आर द कंपाउंड दैट चेंजिंग देयर कलर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी सॉल्यूशन का केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाने के दौरान जो उसका कलर आएगा वो उसका पीएच बता देगा। थर्ड है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। दोज इंडिकेटर दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि हम सॉल्यूशन को बॉयल करवाते हैं, बॉयल करवा के जो पीछे उसके प्रेसिपिटेट बच जाते हैं उनको हम उनका कलर चेक कर लेते हैं, जो उनका कलर आता है उसको मीटर से मैच करके उसका पीएच फाइंड कर लेते हैं। फिर आता है पीएच मीटर। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑफ मेजरिंग द पीएच ऑफ लिक्विड और सेमी सॉलिड। पीएच मीटर जो होता है ये एक बरकी आला होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन की पीएच मालूम कर सकते हैं। लिक्विड या सेमी सॉलिड की, सॉलिड की नहीं कर सकते। अ टिपिकल पीएच मीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास इलेक्ट्रोड। जो ख़ास किस्म का पीएच मीटर होता है उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो ग्लास के होते हैं, कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर से अटैच होते हैं। दैट मेजर एंड डिस्प्ले द पीएच रीडिंग, जो कि मेजर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं पीएच की रीडिंग्स को, ठीक है। मतलब वो उसके 2 रॉड बने होते हैं, उन रॉड को सॉल्यूशन के अंदर डाल लेते हैं
और सॉल्यूशन के अंदर जाने के ऊपर उसकी जो मशीन होती है, मशीन के ऊपर लिखा जाता है कि इसका जो पीएच है वो इतना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, मतलब फ़वाइद। pH measurements are important in medicine, biology, food science and many other applications। तो pH का पता होना मेडिसिन में या बियोलॉजी में या फूड साइंस में बहुत अहमियत रखता है। एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक pH, so their preparation must be maintained at that pH। क्योंकि हमारी बॉडी के एंजाइम्स और जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे एक ख़ास pH पे काम करते हैं, और अगर हमें पता नहीं होगा कि किस सब्सटेंस का, किस मेडिसिन का, किस चीज़ का क्या पीएच है, तो हम एंजाइम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ब्लड का भी एक स्पेसिफिक किस्म का पीएच होता है, तो अगर हम कोई भी इंजेक्टेबल टीका वगैरह इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो उसका पीएच हमें मेंटेन करना पड़ेगा, वरना ब्लड के लिए मसला हो सकता है। pH indicator are used in titration, analytical chemistry and biology to determine the pH of different substances। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि pH इंडिकेटर जो है वो pH मालूम करते हैं किसी भी सब्सटेंस की। बफर इज द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, सॉरी। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बफर। पीएच आपको समझ आ गया। पीएच क्या है कि किसी भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की नेगेटिव लॉ कंसंट्रेशन क्या है, ये कहलाएगी उसकी पीएच। ठीक है जी। नेक्स्ट है बफर। What is buffer? Buffer is the compound or mixture of compound that resist to changing pH of any solution on slight addition of acidic or basic solution or compound। वो ये कह रहा है कि बफर एक ऐसे कंपाउंड या सॉल्यूशन को कहते हैं जो किसी भी जो है सॉल्यूशन में अगर उसको बफर को डाला जाए, सॉरी मतलब मैं आपको बता दूं, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उस वो एसिडिक इन नेचर है। क्या है? एसिडिक इन नेचर है। इसमें हम कोई बेसिक चीज़ डालते हैं, बेसिक चीज़ कुछ पीएच है जिसका बेसिक, वो चीज़ डालेंगे तो इसका जो पीएच है वो चेंज होना चाहिए, लेकिन साथ ही हम बफर भी डाल देंगे। क्या डालेंगे? बफर। वो बफर क्या करेगा कि इस सॉल्यूशन का जो पीएच है एसिडिक उसको कायम रखेगा, उसको बदलने नहीं देगा। यहाँ पर भी वो यही कह रहा है, बफर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देता, जब चाहे कि उसमें आप बेसिक सॉल्यूशन डाल भी दें। ठीक है जी। ये एक छोटा सा बफर की मैंने आपको थ्रू डायग्राम समझाने की कोशिश की है। अच्छा, यूजफुल बफर मिक्सचर, जो नॉर्मली बफर मिक्सचर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? हाइड्रिक क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरेक्स, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट, कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये वाले नॉर्मली बफर सॉल्यूशन है जो यूज़ होते हैं। ठीक है जी। मतलब एक सॉल्यूशन था जो कि एसिडिक या बेसिक इन नेचर था। एसिडिक था तो उसमें हमने बेसिक डाला, तो उस बेसिक डालने से बजाय उसके पीएच चेंज हो जाए, हमने साथ बफर सॉल्यूशन भी डाल दिया ताकि उसकी पीएच चेंज ना हो, उसकी पीएच एसिडिक इन नेचर ही रहे। अच्छा, ये थ्योरी क्या है बफर की, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रो HCl, हाइड्रिक क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड,
इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है एंड इट विल चेंज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन। और जब भी HCl किसी भी सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो उसकी pH को बिल्कुल चेंज कर देगा। बट बफर सिस्टम H2 कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट टेंड टू मेंटेन द pH ऑफ द सॉल्यूशन एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। वो ये कह रहा है कि HCl एक ऐसा सॉल्यूशन है जब इसको किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये इसकी pH को बदल देगा, pH को बदल देगा। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट भी जब इसके साथ डालेंगे या कार्बोनिक एसिड, ये बफर सॉल्यूशन अगर हम साथ डालेंगे तो फिर इस सॉल्यूशन की जो pH है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और क्या रिएक्शन होगा, आइए रिएक्शन देख लेते हैं। HCl प्लस NaHCO3 HCl NaHCO3 तो रिएक्शन होगा NaCl HCO3 H2CO3। ठीक है जी, ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, NaOH प्लस HCO3 इसका रिएक्शन क्या होगा, NaHCO3 प्लस वाटर। ये दो रिएक्शंस जो है ना उन्होंने बताए हैं। तो बेसिक जो बफर का कॉन्सेप्ट समझने की बात है वो यही है कि बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसा सॉल्यूशन डाला जाए जिससे उसकी पीएच चेंज होने का खतरा हो तो फिर हम साथ में बफर डाल देते हैं, तो उससे फिर उसकी पीएच चेंज नहीं होती। If we add hydrogen concentration I into the above mentioned reaction, the reaction will shift to the left side H3O plus H। वो ये कह रहा है कि जब हाइड्रोजन आयन को डाला जाएगा अबव रिएक्शन के अंदर, ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर, तो जो उसका जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, H3O plus H हो जाएगा। If we add OH into the reaction will shift to the right side। तो अगर हम OH डालेंगे तो रिएक्शन राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या है जी, बफर आर मोस्टली यूज इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ द बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फ्लूइड। तो होता ये है कि बाज़ जैसे हमने कोई मेडिसिन ली, जैसे अर्के गुलाब है ना, तो हमने इसमें कुछ चीज़ मिलाना चाह रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी सोल्यूशन मिलाना चाह रहे हैं इसमें, लेकिन हमें डर है कि अगर वो सोल्यूशन इसमें मिला दिया तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा, फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, साथ में बफर भी डाल देते हैं। तो बफर डालने से क्या होता है कि उसका पीएच मेंटेन रहता है। इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग बफर आर यूज टू मेंटेन देयर पीएच। अच्छा, फिर जो इंजेक्शंस बनाए जाते हैं उनका भी मेंटेन हमने पीएच करना होता है, क्योंकि उसको न्यूट्रल या ब्लड के पीएच के बराबर बराबर रखना होता है, तो इसलिए बहुत अहम होता है उसके पीएच को मेंटेन करना। बफर आर यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, बफर फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी यूज होता है। बफर आर यूज टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर द एक्शन ऑफ एंजाइम। बफर जो है वो एंजाइम के एक्शन को भी प्रिजर्व करता है। बफर आर यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ ड्रग, वही बात कि बफर जो है वो ड्रग की पीएच को भी मेंटेन करता है। फिर आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ अ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिहाइंड अ मेम्ब्रेन दैट इज परमिएबल, तो ये हमारा बफर सिस्टम हो गया खत्म।
नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिसिटी, if a solution is placed behind a membrane that is permeable only to the solvent molecule and not to the solute molecule, semi-permeable membrane, osmosis occur as the molecule of the solvent passes through the membrane. If the solution filled membrane is placed in a solution of the higher solute concentration, its on the solvent can pass in any direction, passes into the more concentrated solution until equilibrium is established on the both sides of the membrane. The pressure responsible to prevent osmosis is termed as the osmotic pressure. Body fluid including blood and tears have an osmotic pressure equal to that of the 0.9% sodium chloride solution, or it can be said that 0.9% sodium chloride solution is isotonic to body fluid. Isotonic solution can also be defined as if two solutions on comparison have same osmotic pressure and ion concentration are termed as a isotonic solution. Isotonic solution क्या होगा? अगर two solution have same osmotic pressure, two solution have same osmotic pressure and ion concentration, then it is called ionic isotonic solution. Then it is called isotonic solution. Isotonic solution क्या होता है? दो solution जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो और सेम आयनिक कंसंट्रेशन हो, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अच्छा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? नंबर 1, और नंबर 2 आयन कंसंट्रेशन क्या होती है? मतलब और ऑस्मोसिस क्या होता है? ठीक है, ये तीन चीजें जो है वो समझने वाली हैं। ऑस्मोसिस जो है ये एक ट्रांसपोर्ट का नाम है। ऑस्मोसिस कहते हैं बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द particles from higher concentration to the lower concentration is called osmosis। मतलब मेरे पास एक परफ्यूम है, मेरे पास एक परफ्यूम है, उस परफ्यूम का मैं यहाँ पर स्प्रे करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा? स्प्रे। अच्छा, इसके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट होगी वहाँ पर जो खुशबू के ज़र्रात हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, ये ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता मूव करके रूम के दूसरी तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, उस तरफ, चारों तरफ फैल जाएंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर क्योंकि परफ्यूम के ज़र्रात ज़्यादा थे तो ज़्यादा ज़र्रात वाली जगह से इसका ट्रैवल करके वहाँ जाना जहाँ पर ये परफ्यूम के ज़र्रात या तो नहीं थे या कम थे, ये कहलाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है जी, ये क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि परफ्यूम के ज़र्रात ज़्यादा थे इसलिए यहाँ से यहाँ पर ज़्यादा थे और वहाँ पर कम थे। अच्छा, ये ज़्यादा होना और कम होना ये एक प्रेशर क्रिएट करता है ना, ये एक डिफरेंस है एनवायरनमेंट में कि यहाँ वाले एनवायरनमेंट में परफ्यूम के ज़र्रात ज़्यादा थे, वहाँ वाले एनवायरनमेंट में परफ्यूम के ज़र्रात कम थे। तो यहाँ से क्या एक प्रेशर क्रिएट होगा जो इसको यहाँ से वहाँ मूवमेंट करने में हेल्प आउट करेगा, फोर्स करेगा कि यहाँ पर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है इसलिए यहाँ से मूव करके वहाँ पर जाओ। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर।
अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए यहाँ से मूव करके वहाँ पर जाएगा। तो यही जो ज़र्रात है ये आयन कंसंट्रेशन कहलाते हैं। तो हमारे पास दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो और आयन कंसंट्रेशन भी सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को अगर हम साथ साथ में रख भी देते हैं, ठीक है, इनके दरमियान सिर्फ एक झिल्ली लगा देते हैं तो ये तो आपस में, क्योंकि यहाँ पर जितने ज़र्रात हैं उतने ही ज़र्रात यहाँ पर है, एक बात। दूसरा, जितना प्रेशर यहाँ पर है उतना ही प्रेशर यहाँ पर है, तो इनकी मूवमेंट आपस में स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं दो ऐसे सॉल्यूशन रख देता हूं, इसमें कंसंट्रेशन आयंस की बहुत ज़्यादा है और इसमें क्या है? सिर्फ पानी, और ये बीच में है परमिएबल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली। तो क्या होगा कि यहाँ से पानी यहाँ मूव करना शुरू कर देगा और जो आयन कंसंट्रेशन ज़र्रात है वो यहाँ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये मूवमेंट होगी, इस मूवमेंट को बोलेंगे ऑस्मोसिस, और ये मूवमेंट करवाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। वो जो प्रेशर होगा जिसके ज़रिए ये मूवमेंट करेंगे उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये थोड़ी सी एग्जांपल मैंने आपको बताई, यही लिखा हुआ है। आइए अब इसको समझते हैं। इफ़ अ सॉल्यूशन इज प्लेस बिहाइंड अ मेम्ब्रेन, एक सॉल्यूशन को हम मेम्ब्रेन के इस तरफ रख दें, दैट इज परमिएबल ओनली टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड नॉट सोल्यूट मॉलिक्यूल। ये जो मेम्ब्रेन है इसके बिहाइंड, इसके पीछे हम एक ऐसा सॉल्यूशन रखें जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो। ऑस्मोसिस एक्कर एज द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट पासिस थ्रू द मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इस तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा है, इस तरफ सोल्यूट ज़्यादा है। इट ऑन्स द सॉल्वेंट कैन पास इन एनी डायरेक्शन, और सॉल्वेंट जो है वो मूव करना शुरू कर देगा और पासेस इनटू द मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन until the equilibrium is established। और ये मूवमेंट, ये ऑस्मोसिस तब तक होती रहेगी जब तक सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों साइड पे बराबर मिकदार में नहीं हो जाते। द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस टर्म एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये प्रेशर जो ऑस्मोसिस करवा रहा है इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, हमारा ब्लड, हमारा जो ECF वगैरह है, ये 0.9 नॉर्मल सलाइन जो सोडियम क्लोराइड होती है ये उसका और हमारी बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होता है। और आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ टू सॉल्यूशन ऑन कंपैरिजन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स का होना और आयन कंसंट्रेशन का होना क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। The solution which have less ion and it have a less osmotic pressure than its comparatively solution. अब इन सॉल्यूशंस को बोलेंगे क्या? अब आगे उसने मजीद बताया हुआ है कि वो सॉल्यूशन जिसमें लेस ऑस्मोटिक प्रेशर हो और या फिर उसमें सोल्यूट का लेवल कम हो, तो सॉल्वेंट का लेवल कम हो, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट की मिकदार तो कम हो लेकिन सोल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट की मिकदार तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन आयन कंसंट्रेशन की मिकदार बहुत कम हो, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर सोल्यूशन विद अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी। अच्छा, जिसमें आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी सॉल्वेंट का मिकदार कम होगी, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। द सॉल्वेंट हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड आर कॉमनली नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, those are the solution in which the concentration of the ion and osmotic pressure is greater than its comparative solution. Solution having greater osmotic pressure
देन बॉडी फ्लूइड और 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन टर्म एज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वही बात आ गई जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होगी। A hypotonic solution added to body system will lose water and this water will be absorbed by the body tissues. It may induce hemolysis of the red blood cells. अच्छा, अगर हम बॉडी के अंदर, अगर हमारी बॉडी के अंदर बिलफर्ज पानी का लेवल कम हो जाए और आयन कंसंट्रेशन का लेवल ज़्यादा हो जाए, मतलब हमारी बॉडी हाइपोटोनिक सोल्यूशन की फेज में चली जाए, स्टेट में चली जाए, तो क्या होगा, हमारे आरबीसीज जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। A hypotonic solution added to the body system will have a tendency to draw water from the body tissues, so it can cause shrinkage of the body tissues and cause complication. और अगर हमारी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को डाल दिया जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो टिश्यूज़ जो है उनसे भी पानी को ले लेगी और हमारी बॉडी के सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, मे बी डेड भी हो सके। Solutions for injections for application to mucous membrane and solutions for ophthalmic use must be made isotonic। वो ये कह रहा है कि जो भी इंजेक्शंस हम बनाएं या जो भी सॉल्यूशंस हम बनाएं बॉडी को लगाने के लिए, वो क्या होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि टिश्यूज फ्लूइड टू अवॉइड पेन एंड इरिटेशन, जिससे ना तो हमारी बॉडी के अंदर पेन होगा ना इरिटेशन होगी। द मोस्ट वाइडली यूज आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर आर डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। इससे फिर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक आइसोटोनिक सोल्यूशन से आइसोटोनिसिटी कायम रहेगी। एप्लीकेशंस क्या है, फवाइद क्या हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एंड टिश्यू कल्चर्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो टिश्यू कल्चर्स या फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बाज़ औक़ात हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि थ्रू डायरिया या किसी भी वजह से वाटर लॉस हो जाता है, तो फिर हम ये जो है ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी का आइसोटोनिसिटी जो है वो दोबारा बरकरार हो सके। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर यूज्ड टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ज़ाहिर बात है, अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर लॉस हो जाएगा तो हमारे जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, मे बी डेड भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी की सेल्स, टिश्यूज़ की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को लगाते हैं। फॉर मेडिकल पर्पस आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज़ यूज्ड टू फ्लश वॉइड। तो मेडिकल पर्पस में जो हम ज़ख़म होते हैं उनमें भी यूज़ करते हैं नॉर्मल सलाइन को। नॉर्मल सलाइन इज़ ऑल्सो यूज एज आई वी सोल्यूशन। नॉर्मल सलाइन जो है इसको हम क्या करते हैं, बॉडी में भी इस्तेमाल करते हैं। सलाइन इज़ ऑल्सो यूज फॉर नेज़ल वॉशेज। नॉर्मल सलाइन्स को नाक धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड, और कॉमन कोल्ड की सिम्टम्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर्स ख़त्म हो गया, जिसमें आज हमने पढ़ा पीएच, बफर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें कुछ ना समझ आया हो या कुछ पूछना हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इसको ज़रूर याद करिएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले, आइसोटोनिसिटी, पीएच और बफर। इनको ज़रूर समझें, याद करें, और ये नॉर्मली पेपर्स में भी आते हैं। ठीक है जी, मेरी तरफ से आज का लेक्चर फार्मास्यूटिक्स का ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।